हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या है? जो एक डायपोल है, डायपोल मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसे हमने किस में रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मीन्स एक डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है? यूनिफॉर्म मीनिंग कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह पे सेम है, बराबर की फील्ड लग रही है हर जगह पे। ठीक है, तो ये अगेन दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर में एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कंसिडर कर ली। मीन्स जितनी लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो इक्वल स्पेसिंग पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये फील्ड यूनिफॉर्म हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हमने कंसिडर कर ली, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे सारे और यहाँ पे नेगेटिव होंगे, तो फील्ड लाइंस बनेंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सारी फील्ड सेम स्ट्रेंथ की है हर पॉइंट पे इस रीजन के बीच में, इसलिए इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसके अंदर हमने एक डायपोल रख दिया। ये जो डायपोल रखा है ये थीटा एंगल बना रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे डायपोल दो चार्जेस से बनता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो वो दो चार्जेस मैंने कंसिडर किए, माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, तो ये ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ये जो डायपोल है हर एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखिए, डायपोल को हमने थीटा एंगल पे ही क्यों रखा? सपोज ऐसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेती हूँ, डायपोल मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, मैं इसके परपेंडिकुलर भी रख सकती हूँ, किसी भी एंगल पे हम डायपोल को रख सकते हैं। तो अगर हम डायपोल को थीटा डिग्री एंगल पे रखते हैं तो बाद में थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा को मैं 0 पुट कर दूंगी। अगर ऐसे फील्ड चाहिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे मैं थीटा को 90 पुट कर दूंगी। मीन्स हम एक पर्टिकुलर केस सॉल्व कर रहे हैं थीटा के साथ, बाद में थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करके हम इस तरह की प्लेसमेंट के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह की प्लेसमेंट के लिए भी टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो डायपोल मीन्स माइनस क्यू चार्ज और इधर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। आपको पता है ना, जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। और इस फोर्स की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। क्योंकि माइनस चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये दोनों फोर्सेस, एक लग रही है प्लस क्यू ई इस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना हो गया? इस केस में 0 हो गया, मीन्स टोटल फोर्स हो गया 0। टोटल फोर्स यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, इस केस में ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर जिस फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, इसे B बोल रही हूँ और इस पॉइंट को A। इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है ना, तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव की तरफ जाना है, इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन होगी F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट A इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? ऑपोजिट टू द E। मीन्स E इधर को लग रही थी, इसकी E से उल्टी है, तो ऑपोजिट टू E।
फिर नेट फोर्स कितनी हो गई इस डायपोल पे, नेट फोर्स प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। मीन्स इस डायपोल पे जो फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया था उस पे भी नेट फोर्स 0 है, और ये डायपोल जो थीटा एंगल पे रखा है उस पे भी नेट फोर्स 0 है। ठीक है, बट इस केस में टॉर्क मतलब जो टर्निंग इफेक्ट होता है, इस केस में जो टर्निंग इफेक्ट है वो नहीं आएगा। मीन्स ये डायपोल जो है वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम है। मीन्स इन दोनों चार्जेस की पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, एक ही लाइन पे लग रहे हैं। ठीक है, तो फोर्सेस कैंसिल हो गए और ये जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम भी नहीं सकता, तो टर्निंग इफेक्ट भी इस केस में 0 है। बट इस केस में क्या है, दोनों चार्जेस के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। मीन्स दोनों चार्जेस के फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, इससे एक बात तो क्लियर है इस वाले पॉइंट से कि जो ये जो डायपोल है ये कोई भी लीनियर मोशन नहीं बनाएगा, लीनियरली मूव ही नहीं कर सकता ये चार्ज। ऐसे ही इसमें देखिए, ये इधर से धक्का लगा रहा है, ये इधर से धक्का लगा रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं आएगा। ऐसे ही इसमें भी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। मीन्स कोई भी फोर्स जो है वो लीनियरली नहीं लग सकती। इसका मतलब लीनियर मोशन तो है नहीं, तो फिर कौन सा मोशन लगेगा, टॉर्क वाला। इस केस में टॉर्क जरूर लगेगा। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। इसका मतलब देखिए डायग्राम से, ये चार्ज इधर को आएगा, ऐसे ये ऊपर को जाएगा। जैसे ये पेन है, पेन के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लग रही है वो इसे इधर करेगी, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो उसे उधर करेगी। तो सेंट्रल वाले पॉइंट से, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से ये घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर ये घूम रहा है तो मीन्स टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ सिंबल से, टॉर्क से। तो टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स मीन्स कोई भी, चाहे नीचे वाली चाहे ऊपर वाली, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला से इसके ऊपर जो टॉर्क लग रही है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे मैंने अब तक आपको सिर्फ इतना बताया है कि डायपोल को अगर थीटा डिग्री एंगल पे हमने इंक्लाइन किया है तो नेट फोर्स तो लगनी नहीं है, क्योंकि दोनों चार्जेस की जो फोर्स है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाती है। फोर्स नहीं लगनी तो मीन्स ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सेट हो गया है। इसका मतलब इस पे रोटेशन लगेगी, रोटेशन मीन्स टॉर्क लगेगा, तो हमें टॉर्क निकालना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट केस समझाया था इसमें भी नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, बट इसमें दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, इसलिए टर्निंग इफेक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन इस केस में टर्निंग इफेक्ट आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम करते हैं टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट। देखिए, टॉर्क आइदर फोर्स कितना लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, वो है क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अपने डायग्राम में देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने बी पॉइंट था ये वाला, और इसे बोल देती हूँ सी, दिस इज ए। एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, ए बी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स बी टू सी। फाइन, अब मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायग्राम को देखते जाइए, बी सी, बी सी निकालना है, उसे रखा ऊपर, जो टर्म निकालनी है उसे रखा ऊपर। ये साइड हमें गिवन है 2L डायपोल की लेंथ, जो साइड पता है उसे रखा डिनोमिनेटर में। फिर चेक किया कि ये ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी रेशियो बनी है। बी सी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो बी सी, ए भी उधर चला गया, ए बी साइन थीटा, बी सी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने बी सी की वैल्यू पुट कर दी। टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई, बी टू सी इज 2L साइन थीटा। तो अब Q और 2L को हमने एक साथ कर दिया, ये सुनी सुनी वैल्यू लग रही है, क्या होते हैं ये, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यस, P क्या है,
स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल मोमेंट की वैल्यू P, वेयर P इज Q इंटू 2L, ये वैल्यू पुट कर दी। तो जितना टॉर्क इस डायपोल पे लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। इतना टॉर्क इस डायपोल पे लगेगा जब हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बात करी है सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन क्या होगा अगर इस टॉर्क को रखा जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले अब हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे कि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एंगल बदल दिया जाए तब क्या होगा। अब इसके केसेस, फर्स्ट केस में हम कंसिडर करते हैं कि जो थीटा है, इसे स्पेशल केसेस लिख देते हैं, थीटा 0 है। थीटा 0 होने का मीनिंग क्या है कि ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये अलोंग हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मीन्स पी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। सो हम क्या बोल सकते हैं, पी का टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। थीटा कितना हो गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल, वो 0 हो गया। थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0 मीन्स टॉर्क 0 मीन्स नो टर्निंग इफेक्ट। इसका मतलब डायपोल जो है वो अगर इस पोजीशन में रखा गया है तो वो बिल्कुल भी उस पर टॉर्क नहीं लगेगी और वो नहीं घूमेगा, तो डायपोल इस पोजीशन में बिल्कुल स्टेबल रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड में रखना कि अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है, थीटा 0 है, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और पैरेलल होने से इस डायपोल के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, तो वो स्टेबिलिटी है उसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर हम थीटा को 90 करते हैं, 90 डिग्री मीन्स थीटा 90 मीन्स ऐसे डायपोल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल जो है अब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 90 होने से क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई, थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई। पीई मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो टॉर्क की है वो इतनी होगी, P इंटू ई इज द मैक्सिमम टॉर्क जो इस डायपोल पे लग रही है। अगेन यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था और P की डायरेक्शन ऐसे थी। P और E के बीच में जो एंगल है थीटा है। यहाँ पे बच्चे मैं बता रही हूँ बार बार आपको, थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, और P की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है आपको, थीटा 90 पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, मींस ये जो डायपोल है ये मैक्सिमम घूमेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे वो जैसा है स्टेबल रहेगा, इसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। अब थर्ड पॉइंट देखिए, सपोज कीजिए थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री कर दी है। ठीक है, इस केस में थीटा जो है वो 180 कर दिया है। टॉर्क का आंसर क्या था, पीई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 180। 180 मीन्स कितना होता है, साइन 180 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे डायग्राम से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट की गई है जो थीटा 180 मीन्स एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऐसे मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और P की डायरेक्शन इधर है और E लग रही है इधर, तो P जो है वो E के एंटी पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो डायपोल इस पोजीशन में टॉर्क उसके ऊपर 0 लगेगा और पर डायपोल बहुत अनस्टेबल रहेगा, अपने आप को घुमाने की कोशिश करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। मीन्स अगर थोड़ा सा भी उसे मूवमेंट दें या थोड़ा सा भी फोर्स उस पर लगे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करके ई की डायरेक्शन में सेट हो जाएगा।
ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 डिग्री है। फाइन, ऐसे ही आप थीटा को 30 डिग्री पुट करके 60 डिग्री पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, पर बच्चे अगर इस टॉर्क को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रख के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये आर्टिकल वैसे आपके पेपर सिलेबस में नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, टॉर्क तब कितनी लगेगी, टॉर्क ऑन डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। दिस आर्टिकल इज नॉट इन योर सिलेबस, तो ऐसे आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अब नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे है, ठीक, और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, मीन्स डायपोल ऐसे रखा है माइनस क्यू चार्ज, किसी भी पोजीशन में इसको रख दिया। डायपोल मोमेंट की ऐसी डायरेक्शन होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यहाँ पे जो फील्ड है वो वीक है क्योंकि फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, और यहाँ पे जो फील्ड है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो फील्ड अगर यहाँ पे स्ट्रांग है तो फोर्सेस प्लस क्यू ई का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया एज कंपेयर टू फोर्स ऑन माइनस क्यू ई। तो क्या नेट फोर्स इस केस में 0 होगा? यूनिफॉर्म फील्ड वाले केस में नेट फोर्स 0 था, बट अगर हमने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो जो फोर्सेस हैं, नेट फोर्सेस, वो कभी भी 0 नहीं होंगे। तो क्योंकि क्यू ई स्ट्रांग है और माइनस क्यू ई थोड़ा सा वीक है, तो फोर्सेस 0 नहीं होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं उसका नेम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर किसी चीज़ को किसी पोजीशन में सेट कर दिया जाए, जैसे एरो और बो वाली एग्जांपल आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, बो को जब एक पोजीशन में सेट कर दिया जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी फिक्स हो जाती है, स्टोर हो जाती है आई मीन। तो इस केस में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल रख दिया है सपोज ऐसे, तो ये डायपोल कितनी एनर्जी पोजेस करेगा अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन में सेट होने पे, जो हमने इसे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। ठीक है, तो लेट करो एक डायपोल जिसपे जो डायपोल मोमेंट है वो है P और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो जब डायपोल को ऐसी पोजीशन में सेट किया जाता है उसके ऊपर टॉर्क लगती है, टॉर्क होती है PE साइन थीटा। ठीक है, ये जो टॉर्क है ये ट्राई करती है कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये स्टेबल है सबसे ज़्यादा, तो ये जो डायपोल है ये क्या करती है, ट्राइज करती है, इट ट्राइज टू रोटेट द डायपोल ताकि ये ई की डायरेक्शन में लाइन हो जाए, टू अलाइन इट विद ई। ठीक है, तो उसको रोटेट करने में, डायपोल को रोटेट करने में ई की डायरेक्शन में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट करते हैं वो जो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन है उसको रोटेट करने में जो लग रहा है वो dw है। लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, क्या करने में, रोटेट करने में, इन रोटेटिंग द डायपोल थोड़े से एंगल से, सपोज कर लो d थीटा एंगल से। तो dw वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इस केस में जो फोर्स है वो टर्निंग इफेक्ट की फॉर्म में है, टाउ है, और स्मॉल एंगल से d थीटा। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल मोशन है ना, रोटेशनल मोशन की फोर्स बन गई टॉर्क, और वहां की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वो बन गई d थीटा। मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं तो dw, और स्मॉल एंगल से डायपोल रोटेट हुआ है। ठीक है, तो dw टॉर्क की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट कर रहे हैं, PE साइन थीटा d थीटा। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन in rotating the dipole through
एन एंगल थीटा 1 से थीटा 2। तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। टी डब्ल्यू बन गया डब्ल्यू, और ये जो टर्म है इसकी इंटीग्रेशन होगी पीई साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 टू थीटा। मीन्स डायपोल पहले ऐसे पड़ा था सपोज थीटा 1 एंगल पे, और थीटा 2 एंगल तक घुमाने के लिए उसे टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा उस पर मैं वो निकाल रही हूँ। तो दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करते हैं इसे। पीई बच्चे साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रही है, और पी जो पी और ई है वो थीटा की विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो रहे, इसलिए उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लिमिट्स पुट करेंगे। W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा 2, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट थीटा 1. तो this work done will store in the form of potential energy, and answer is minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. ठीक है, अब ये थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो केस 1 जो हम पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए कि जो डायपोल था वो इनिशियली फील्ड की डायरेक्शन में था, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लग रही है और डायपोल भी इधर रखा गया था। तो इनिशियल एंगल कितना हो गया, थीटा 1 इज 0 डिग्री, और सेट करने के बाद उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना लिया थीटा 2, उसे हमने थीटा ले लिया। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि डायपोल को इनिशियली अलाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तब थीटा 1 था 0 क्योंकि ये इनिशियल एंगल है। फाइनल में क्या हुआ, डायपोल ई के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो फाइनल एंगल थीटा 2 कितना हो गया, थीटा। अब इसमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई, थीटा 2 की जगह थीटा एंड थीटा 1 की जगह cos 0 एंड cos 0 इज 1। तो इतना वर्क डन जो है वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फाइन। अब एक केस पॉसिबल है कि जो डायपोल है वो राइट एंगल पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सबसे पहले, थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री, और बाद में वो रैंडमली किसी थीटा एंगल पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मीन्स 90 डिग्री जो थी वो थी उसकी ये मीन्स थीटा 1 90 मीन्स डायपोल पहले ऐसे रखा हुआ था, बाद में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाया थीटा, तो इनिशियल एंगल 90 और टॉर्क लगने के बाद जो एंगल हो गया वो है थीटा। तो U इज इक्वल टू माइनस पीई, थीटा 2 की जगह थीटा 1 की जगह 90 एंड cos 90 इज 0, तो U इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। इसे कैसे लिखेंगे, cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट होती है, जैसे पिछले आर्टिकल में साइन थीटा था तो मैंने रिजल्टेंट में क्रॉस लगाया था। U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट आपको पता है जूल है। ठीक है, थैंक यू।